नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं श्रद्धा। आज के खास प्रोग्राम शहबाज आउट पुतिन इन में हम बात करेंगे कैसे ईरान और रूस के बीच बढ़ी नज़दीकी ने पश्चिम एशिया के समीकरण को पूरी तरह बदल दिया। तो अगले आधे घंटे बने रहिए हमारे साथ। ईरान जंग पर जारी पाकिस्तान की मध्यस्थता में जारी शांति वार्ता सवालों के घेरे में है। इस बीच इसमें रूस की एंट्री की गुंजाइश साफ नजर आ रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे शांति का रास्ता निकलेगा या फिर ग्लोबल टेंशन को बढ़ाने वाला साबित होगा। शांति वार्ता में रूस की मध्यस्थता की बढ़ रही संभावना महज जंग रुकवाने तक की सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जियोपॉलिटिक्स को नया मोड़ देने वाला है। ईरान के नए इशारे ने अमेरिका की टेंशन को बढ़ा दिया है। ग्लोबल पावर का नया दौर आखिर किसके कंट्रोल में आएगा और ईरान का नया स्ट्रेटेजिक गेम दुनिया को किस दिशा में ले जाएगा, इसी पर देखिए हमारी ये खास पेशकश शहबाज आउट पुतिन इन। ईरान अमेरिका टेंशन में बदला गेम। पाकिस्तान साइडलाइन, फ्रंट फुट पर रूस। तेहरान कनेक्शन से पुतिन का पावर प्ले। ईरान फैक्टर से रूस को बढ़त। अमेरिका का भरोसा पाने में फेल पाकिस्तान। जंग रुकवाकर सुपर पावर बनेंगे पुतिन। ईरान इजराइल जंग में रूस बनेगा गेम चेंजर। पुतिन बनेंगे पीस मेकर। ईरान एक के बाद एक करके अमेरिका को झटका दे रहा है। ईरान इजराइल अमेरिका जंग को रुकवाने की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की कोशिश पूरी तरह से फ्लॉप हो गई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने सिर्फ युद्ध का खतरा ही नहीं बढ़ाया, बल्कि ग्लोबल कूटनीति के असली खिलाड़ियों को भी बेनकाब कर दिया है। ईरान इजराइल अमेरिका के बीच टकराव की आशंका के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर पाकिस्तान साइडलाइन क्यों हो गया? क्या रूस सच में गेम चेंजर बनकर उभर रहा है? पश्चिम एशिया में जारी टेंशन के बीच ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करके इस बात पर मुहर लगा दी है कि शांति वार्ता का केंद्र मॉस्को बन सकता है। ईरान ने इस मुलाकात के जरिए संदेश भी दिया है कि वो मौजूदा संकट के समाधान में रूस के रोल को अहम मान रहा है। ईरान के विदेश मंत्री और पुतिन के बीच की ये मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक बातचीत नहीं, बल्कि बदलते वैश्विक समीकरण का संकेत मानी जा रही है। ईरान के साथ रूस के गहरे रिश्ते इस पूरे खेल में निर्णायक साबित हो रहे हैं। मुलाकात के दौरान अरागची ने ईरान का समर्थन करने के लिए रूस का आभार व्यक्त किया और अमेरिका के साथ रुकी हुई शांति वार्ता और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे मुद्दों पर चर्चा की। नाउ the Iranian foreign minister why has he gone to Iran? Why is he going to Russia? Quite obviously, Russia is a major player, major supplier of intelligence, major supplier of targeting data from the satellites, major supplier of weapons and equipment, and of course military advice. So the simple fact is he is going to Russia
to consolidate the Russian support for Iran, and he is also going to Oman. Why is he going to Oman? Because Iran wants to treat the Gulf of Hormuz now as an internal waterway, not an international body of water. And they have some legal basis for what they are saying. You see, the coastal waters, as per the UNCLOS, spread to 12 nautical miles, from the coast of a country. So, the width of this thing is 21 nautical miles. रूस की ताकत उसके मल्टी लेयर्ड रिलेशनशिप में छिपी है। ईरान के साथ मजबूत रणनीतिक साझेदारी होने के साथ ही रूस इजराइल और पश्चिम के साथ सीधी बातचीत करने का दम रखता है। ग्लोबल पर पावर बैलेंस बनकर रखने की भी उसकी क्षमता है। यही वजह है कि मौजूदा हालात में रूस एक ऐसे मंच के तौर पर उभर रहा है जहां सभी पक्षों को बातचीत की गुंजाइश दिखती है। ईरान ने रूस पर भरोसा दिखाकर ये स्पष्ट किया कि वो पश्चिमी मध्यस्थता से हटकर नए विकल्प तलाश रहा है। मॉस्को अब खुद को केंद्रीय मध्यस्थ के तौर पर स्थापित करने की कोशिश में है। पश्चिम एशिया में जारी टेंशन को खत्म करने में रूस उन गिने चुने देशों में है जो हर पक्ष से सीधे संवाद कर सकता है, और यही उसे अहम बनाता है। हालांकि ईरान के इस रुख से अमेरिका और इजराइल पूरी तरह से सतर्क हो गए हैं। दरअसल रूस यूक्रेन जंग के चलते अमेरिका के साथ रूस के रिश्ते में खटास बढ़ी हुई है, और यही वजह है कि अमेरिका शांति वार्ता में रूस को कभी शामिल नहीं करना चाहता था। दुनिया की नजर संभावित शांति वार्ता में रूस की भूमिका पर टिकी है। असल में अगर रूस शांति कायम करने में कामयाब हो जाता है तो ये सिर्फ जंग को रुकवाने तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वैश्विक ताकतों के बीच एक नई कूटनीतिक जंग की शुरुआत भी होगी। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी तक इस बात की क्रेडिट लेने की कोशिश करते रहे हैं कि दुनिया में शांति उनकी वजह से है, लेकिन पाकिस्तान की शांति वार्ता में नाकामी ने उनके पीस मेकर के क्रेडिट लेने की संभावना पर पानी फेर दिया है। The most important development is that Iran's foreign minister Araghchi has undertaken a tour of Pakistan, Oman and Russia. He came to Pakistan a day before Javed Kushner and Steve Witkoff were scheduled to arrive there. That means he has refused to undertake any face-to-face talks with the American delegation. And Witkoff and Javed Kushner have lost face. Pakistan's role has been transformed from facilitator of talks to mediator / intermediary, to be more specific. That means instead of getting the two sides face to face and organizing talks for them, inducing the two of them to get together and talk it out, what they had managed last time, but because of Donald Trump's intransigence and his monumental ego that insisted that he must show the world that he has won, whereas in actual face he has lost face globally and internally. पाकिस्तान को क्यों लगा झटका? ईरान ने इस जंग के पूरे रुख का खेल बदल दिया है। पाकिस्तान इस खेल में जानबूझकर कूदा ताकि वो न सिर्फ अपनी साख को बढ़ा सके बल्कि अमेरिका का आशीर्वाद भी उसे मिल जाए, लेकिन रणनीतिक जमीन पर असर नहीं छोड़ पाया। पाकिस्तान की सीमित ग्लोबल साख और आर्थिक कमजोरी उसकी सबसे बड़ी रुकावट बनी। ईरान और इजराइल दोनों के साथ उसका प्रभाव सीमित है। यही वजह है कि पाकिस्तान इस बड़े कूटनीतिक खेल में हाशिए पर चला गया। पाकिस्तान बार बार मध्यस्थता में फ्लॉप साबित हो रहा है, और वो इसलिए भी क्योंकि शहबाज शरीफ बातचीत को कामयाब बनाने से ज्यादा अपना नंबर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी कि वैश्विक कूटनीति में सिर्फ पहल करना काफी नहीं, प्रभाव और भरोसा ज्यादा मायने रखते हैं। पाकिस्तान की कोशिशें जहां असर नहीं दिखा पा रही, वहीं रूस ने मौके को भुनाते हुए खुद को केंद्र में ला दिया है। यूएस ईरान के बीच बैकडोर कूटनीति तेजी से बढ़ी है। अराघची 3 बार इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। उन्होंने फाइनल ऑफर देने से पहले अपने सहयोगी ओमान और रूस की यात्रा पर इस बारे में चर्चा की। इसके बाद अब वे तीसरी बार पाकिस्तान पहुंचे हैं।
लेकिन अहम मुद्दों पर बातचीत को मुकाम तक पहुंचाना पाकिस्तान के बूते की बात नजर नहीं आ रही है। Now there will be no face-to-face talks. Arakchi has come to Pakistan, given out his maximalist, minimalist positions and demands to be conveyed to the American delegation when they come tomorrow, and they will then convey to Pakistan whatever they have to say and for onward transmission to Iran. So Pakistan is still trying to keep itself relevant. Though Iran was deeply incensed, the Iranian media was saying that even Pakistan was part of the whole elaborate fiction to take Iran for a ride. And should there be an escalation, then Pakistan will have shot itself in the foot and its mediation role would collapse absolutely. पाकिस्तान की अपनी आंतरिक और आर्थिक चुनौतियां बड़े कूटनीतिक हस्तक्षेप में सबसे बड़ी बाधा है। वैश्विक टकराव में इस्लामाबाद की विश्वसनीयता और प्रभाव सीमित है। शांति वार्ता में पाकिस्तान की मध्यस्थता को लेकर इजराइल हमेशा से आनाकानी करता रहा है और उसने ये भी साफ किया कि पाकिस्तान पर उसका भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर यह भी गौर करने की बात है कि चीन भी पाकिस्तान की दखल को पसंद नहीं कर रहा है। चीन नहीं चाहता कि इस मामले में पाकिस्तान बढ़त हासिल करे। बैक चैनल कूटनीति इस्लामाबाद में बातचीत की उम्मीदें तब टूट गई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूतों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर का दौरा रद्द कर दिया। कूटनीतिक दौरे और मध्यस्थता अरागची इस समय एक व्यापक कूटनीतिक दौरे पर है। रूस पहुंचने से पहले उन्होंने मुख्य मध्यस्थ पाकिस्तान का 2 बार और उसके बीच में ओमान का दौरा भी किया था। पाकिस्तान ने ही अमेरिका और ईरान के बीच पहले और असफल दौर की वार्ता की मेजबानी की थी। हाल के हफ्तों में ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन चरम पर है। सीधे जंग की आशंका बढ़ती जा रही है। ऐसे माहौल में रूस ने खुद को एक संतुलन साधने वाले ताकतवर खिलाड़ी के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया है। हालांकि पश्चिमी देशों का भरोसा अभी भी रूस पर पूरी तरह नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि मौजूदा हालात में रूस को नजरअंदाज करना आसान है। अब असली परीक्षा यह है कि क्या पुतिन इस बढ़ती दखल को ठोस नतीजों में बदल पाएंगे या ये सिर्फ महाशक्तियों के बीच एक और रणनीतिक चाल साबित होगी। ईरान के इर्द गिर्द सुलगता संकट एक ऐसे मोड़ पर है जहां एक छोटी चिंगारी भी बड़े युद्ध का रूप ले सकती है। हालांकि कूटनीति अभी जिंदा है, लेकिन जमीन पर बढ़ती आक्रामकता चिंता बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। ईरान जंग का सबसे बड़ा हथियार हॉर्मुज स्ट्रेट है। हॉर्मुज संकट ने ग्लोबल इकोनॉमी को तहस नहस कर दिया। शांति वार्ता का नतीजा निकल नहीं पा रहा है और इसी के चलते हॉर्मुज संकट के खत्म होने की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। रिपोर्ट देखिए। हॉर्मुज पर संकट बरकरार। एक तरफ अमेरिका ये दावा कर रहा है कि ईरान हॉर्मुज संकट को कम करने और शांति वार्ता में आगे बढ़ने को तैयार है, वहीं दूसरी तरफ ईरान की ओर से रखी गई शर्तें अमेरिका के लिए स्वीकार करना आसान नहीं दिख रहा है। ऐसे में सवाल फिर से गंभीर हो जाता है कि क्या आने वाले समय में हॉर्मुज संकट और गहराएगा या फिर दोनों देशों के बीच बातचीत के जरिए तनाव कम होने की कोई संभावना बन पाएगी। अमेरिका जानबूझकर एटमी प्रोग्राम को लेकर बातचीत को अटकाने की बात कर रहा है। दरअसल ईरान हॉर्मुज पर अमेरिका को घेर कर अपनी शर्तें पूरी करवाने की फिराक में है। ऐसे में अमेरिका को यह साफ पता है कि अगर वो इस मामले में पीछे हटता है तो वो उसके लिए सबसे बड़ी शिकस्त होगी। यही वजह है कि अमेरिका बार बार एटमी प्रोग्राम और ईरान एनरिच्ड यूरेनियम को उसे सौंपने की बात कर रहा है। ईरान जंग का सबसे बड़ा ग्लोबल असर हॉर्मुज संकट है और इसको लेकर टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। व्हाइट हाउस के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने और युद्ध खत्म करने के लिए ईरान का प्रस्ताव अमेरिका को मिला है और उसने इस प्रस्ताव को गंभीरता से लिया है। राष्ट्रपति ट्रंप की राष्ट्रीय सुरक्षा टीम इस प्रस्ताव पर चर्चा कर रही है। ईरान हॉर्मुज को खोलने या न बंद करने की बात आमतौर पर तब करता है जब वो इसे बंद करने की धमकी देता है और फिर तनाव कम करने या समझौते के संकेत देता है। सबसे बड़ा वैश्विक संकट हॉर्मुज संकट ही है, लेकिन ईरान ने इसके लिए बाकायदा जो शर्तें रखी हैं वो इसके खुलने पर बड़ा सवालिया निशान है। ईरान ने कहा कि उसकी पहली शर्त है कि अमेरिका अपनी नाकेबंदी खत्म करे और दूसरी
युद्ध समाप्त किया जाए। इसके अलावा ईरान ने यह भी सुझाव दिया कि उसके परमाणु कार्यक्रम से जुड़े बड़े मुद्दे पर बातचीत बाद के चरण में की जाए। ईरान के पास अब एक सुपर वेपन है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इस सुपर वेपन को बॉम्बार्ड किया गया अमेरिकी फोर्सेस द्वारा, इजरायली द्वारा। अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स लगा दिए, जेराल्ड फोर्ड एंड एब्राहम लिंकन आई थिंक, सारा दम लगा दिया, परंतु ये सुपर वेपन को तोड़ नहीं पाए। अब ये बैटल टेस्टेड है। ईरान इसको अब कभी छोड़ेगा नहीं। न्यूक्लियर बॉम्ब तो ईरान अभी बनाने की क्षमता ना ही रखता है और कहता भी है कि नहीं बनाएगा, उसको तो आप अलग रखिए। दूसरा बड़ा वेपन ईरान के पास जो है उसके मिसाइल्स हैं, शॉर्ट डिस्टेंस या थोड़े लॉन्ग डिस्टेंस। पर ये जो सुपर वेपन एक तरह से कहीं तो संजीवनी पैदा हो गई है, इस जंग से पहले नहीं थी। ईरान का इरादा साफ है, वो जंग को खत्म करने के बीच एटमी प्रोग्राम को नहीं लाना चाहता। यानी ईरान परमाणु मुद्दे को टालने की कोशिश कर रहा है, जबकि ट्रंप इस मुद्दे को बिल्कुल ढील देने के मूड में नहीं है। हॉर्मुज संकट के चलते पैदा हालात को लेकर ट्रंप पर जबरदस्त ग्लोबल प्रेशर है, लेकिन वो ईरान के साथ कोई भी बातचीत ईरान के एटमी प्रोग्राम के बगैर करने के लिए राजी नहीं है। लिहाजा इस बात की बेहद ही कम गुंजाइश नजर आ रही है कि ट्रंप ईरान के इस प्रस्ताव की बुनियाद पर जंग को खत्म करने के लिए तैयार होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति कई बार कह चुके हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है कि ईरान ने शर्त के जरिए साफ कर दिया कि परमाणु कार्यक्रम से जुड़े मुद्दे पर बाद में बात की जाएगी। ईरान से जुड़ा किसी भी बड़े युद्ध का सबसे तेज और सबसे बड़ा वैश्विक असर हॉर्मुज स्ट्रेट में ऊर्जा सप्लाई बाधित होने से आता है, लेकिन ये अकेला असर नहीं होता। इसके साथ ऊर्जा, व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा का पूरा सिस्टम प्रभावित होता है। हॉर्मुज मामले में रूस ईरान के साथ खड़ा नजर आ रहा है। इस महीने की शुरुआत में भी रूस और चीन ने सुरक्षा परिषद के उस प्रस्ताव को वीटो कर दिया था, जिसका मकसद हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही को एक तरफा पूरी तरह से खोलना था। रूस ने पश्चिमी देशों पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। रूस ने यह भी साफ कर दिया कि ईरान को हॉर्मुज में जहाजों की यातायात को सीमित करने का पूरा अधिकार है। पहले ये अंदाजा होता था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज शायद ईरान बंद कर देगा, पर यह था कि हाँ, अमेरिकी फोर्स के सामने कहाँ ब्लॉकेड कर पाएगा, वो तो हटा दिया जाएगा। बट इतनी बमबारी के बावजूद उसको कुछ नहीं कर पाए। तो ये अब ईरान के पास सुपर वेपन है। इसके चलते ईरान में मेरे ख्याल से और ज़्यादा हिम्मत आई है कि अमेरिका के सामने झुकना नहीं है। ईरानियन रजीम को है कि मैं सरवाइव कर जाऊं, वही उसके लिए काफ़ी है फ़िलहाल के लिए, और वो सरवाइव कर रहा है। डेफिनेटली उसकी लेयर्स मारी गई हैं, लीडरशिप मारे गए हैं, बहुत भयानक रूप से डैमेज हुए हैं। बट ईरान इस समय हॉर्मुज स्ट्रेट से अपनी सॉवरेनिटी कमांड करता है और डिमांड कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा नया डेवलपमेंट है। रूस ने ईरान का हॉर्मुज पर खुला समर्थन उस वक्त किया जब पुतिन की ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अगराची से मुलाकात हुई थी। पुतिन ने आश्वासन दिया कि रूस ईरान और क्षेत्र के सभी लोगों के हितों की रक्षा और शांति बहाली के लिए हर संभव प्रयास करेगा। गहराएगा ग्लोबल संकट। अमेरिका और ईरान के बीच 1 मई की डेडलाइन से पहले तनाव चरम पर है, जहां एनरिच्ड यूरेनियम और हॉर्मुज स्ट्रेट पर टकराव जारी है। ट्रंप ने सख्त रुख अपनाते हुए डील न होने पर गंभीर परिणाम की चेतावनी दी है। वार्ता में परमाणु कार्यक्रम पर मतभेद की वजह स्थायी समाधान पर वार्ता अटकी हुई है। अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने एक बड़ा कूटनीतिक दांव भी खेला है। रूस का सीधे तौर पर समर्थन मिलने से ईरान का हौसला बुलंद है और वो अब अमेरिका के साथ शांति समझौते अपनी शर्तों पर करने से पीछे नहीं हटने वाला है। ईरान के तेवर में सख्ती है और वो बार बार अमेरिका की फजीयत भी कर रहा है। ईरानी विदेश मंत्री अगराची का ये बयान इस लिहाज से बेहद अहम है, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान ने दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका का डटकर सामना किया है और अमेरिका अपने किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाया। अमेरिका का सख्त रुख ग्लोबल एनर्जी संकट को और ज्यादा विस्फोटक बना रहा है। हॉर्मुज ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन का अहम ट्रांजिट रूट है। ईरान को सबक सिखाने के लिए अमेरिका अपने दावों की पुष्टि इस तरह से कर रहा है कि उनके इस फैसले में कई दूसरे देशों का समर्थन भी उन्हें हासिल है
लेकिन सच ये है कि ट्रंप हॉर्मुज संकट को बढ़ाकर ईरान पर ग्लोबल दबाव बढ़ाने की टैक्टिक्स पर अमल कर रहे हैं। अपनी शिकस्त पर पर्दा डालने के लिए अमेरिका एक बार फिर से अपने खोखले दावे से दुनिया को गुमराह करने में लगा है। हॉर्मुज अहम एनर्जी ट्रांजिट रूट में से एक है, जहां से वैश्विक तेल व्यापार का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। ऐसे में इस क्षेत्र में किसी भी तरह की नाकेबंदी या तनाव सीधे वैश्विक एनर्जी सप्लाई और कीमतों पर असर डाल रहा है। हॉर्मुज पर नाकेबंदी के जरिए ईरान पर दबाव बनाने की जिस रणनीति पर अमेरिका अमल कर रहा था, वो अब अपेक्षित नतीजे देती नजर आ रही है और हालात पहले से ज्यादा जटिल होते जा रहे हैं। जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है और यही वजह है कि अमेरिका ईरान को हर तरह से कमजोर करना चाहता है। दरअसल अमेरिका ये मानकर चल रहा है कि अगर ईरान को आर्थिक तौर पर कमजोर कर दिया जाता है तो जंग की दिशा बदल जाएगी, लेकिन उसकी ये रणनीति भी फ्लॉप हो चुकी है। जंग के चलते तमाम तरह के लगे प्रतिबंधों की वजह से ईरान की हालत पस्त जरूर हुई है, लेकिन ईरान ने सीधे युद्ध में अमेरिका की नाक पे दम कर रखा है। ये सवाल अब भी कायम है कि क्या रणनीतिक टकराव आगे और लंबा खिंचेगा या फिर दोनों पक्ष किसी कूटनीतिक समझौते की ओर बढ़ेंगे, जिससे ऊर्जा बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था में पैदा संकट से दुनिया को राहत मिल सके। एनर्जी सप्लाई चेन में रुकावट, बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशन से हालात बेहद ही गंभीर बने हुए हैं और अगर जंग भड़कती है तो दुनिया में तबाही मच जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। ईरान के साथ टेंशन के बीच अमेरिका खुद को कूटनीतिक तौर पर घिरा हुआ महसूस कर रहा है। हॉर्मुज संकट ने हालात को और मुश्किल बना दिया है। इसे लेकर ट्रंप की रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं। शांति वार्ता बेनतीजा साबित हो रही है और ईरान अपनी शर्तों से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अमेरिका इस टेंशन को खत्म करने के लिए रूस की मध्यस्थता को स्वीकार करेगा या फिर टकराव गहराएगा। शहबाज आउट, पुतिन इन की हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।